हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन्स के बारे में, और वो भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को पर्टिकुलरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वाइटामिन्स देखते हैं क्या होता है। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, अनलाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वाइटामिन्स थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं। एंड ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? एसेंशियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो भी नेचुरली हम फूड खाते हैं उनसे हमें मिलते हैं। दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट्स टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारी बॉडी को ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। दे प्ले वेरियस रोल्स फ्रॉम सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, टू मेंटेनिंग स्किन हेल्थ को मेंटेन करना, बोन हेल्थ को मेंटेन करना, आई हेल्थ को मेंटेन करना। तो बहुत सारे सेल के जो फंक्शन हैं वो प्रॉपर रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वाइटामिन्स की जो ज़रूरत है वो हमारी बॉडी को होती है। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम वाइटामिन्स को डिस्कस करेंगे, साथ में ही उनके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। वाइटामिन्स डू नॉट यील्ड एनर्जी, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। अब इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो वाइटामिन्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी वाइटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि एक होते हैं फैट सोल्यूबल, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का क्या मतलब है? फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स वो होते हैं जिनकी जो वाइटामिन्स की अगर एब्जॉर्प्शन होनी है बॉडी में तो उसके लिए क्या चाहिए? फैट्स चाहिए। वेयरएज जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके लिए फैट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए इन वाइटामिन्स को किसकी ज़रूरत होती है? फैट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स है तो ये हमारी बॉडी में भी फैट्स में ही स्टोर होते हैं। जैसे कि जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ जाकर स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर होते हैं। क्योंकि ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं तो ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो ये जल्दी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये जल्दी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, काफ़ी टाइम तक स्टोर रह सकते हैं, तो अगर हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में। वेयरएज जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है, क्योंकि इनको फैट की ज़रूरत नहीं है, वाटर सोल्यूबल हैं, ऐसे ही डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वाटर सोल्यूबल है तो हमारे यूरिन और स्वेट के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं जल्दी से। क्योंकि ये जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो इनको हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी को तो चाहिए ना, तो ये थोड़े ज़्यादा अमाउंट में लेने पड़ते हैं क्योंकि ये बॉडी में एज सच ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहते। क्योंकि ये जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इसलिए बॉडी में टॉक्सिसिटी भी यूजुअली क्रिएट नहीं करते। तो सबसे पहले फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की बात करें तो वो कौन से? वाइटामिन ए, डी, ई एंड के। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से? वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी वाइटामिन बी की फॉर्म है, जितने भी वाइटामिन बी के अंदर आते हैं जिसको हम वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंड वाइटामिन सी। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम फैट सोल्यूबल डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज द लेक्चर विल बी वेरी लेंथी। नाउ बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू हीट, अब हीट के रिस्पॉन्स से कि हीट कैसे एक्ट करती है इस वाइटामिन्स पे, या फिर वाइटामिन्स कैसे रिएक्ट करते हैं हीट के लिए, तो उसके बेसिस पर भी ये दो में डिवाइड है, हीट स्टेबल वाइटामिन्स एंड हीट अनस्टेबल वाइटामिन्स। अब जो हीट स्टेबल वाइटामिन्स है वो भी यही है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, वाइटामिन ए, डी, ई एंड के। हीट अनस्टेबल वाइटामिन्स कौन से? वाइटामिन सी एंड कुछ वाइटामिन बी, जैसे कि वाइटामिन B1 थायमिन एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है? वाइटामिन B9। तो अब हीट स्टेबल और हीट अनस्टेबल क्या होता है? हीट स्टेबल का मतलब है कि इन वाइटामिन्स का हीट पे, या फिर आप बोल सकते हो कि हीट का इन वाइटामिन्स पर कोई असर नहीं है। जैसे कि अगर कुकिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कुकिंग कर रहे हैं, जिन फूड्स में ये वाइटामिन्स पाए जाते हैं तो ये लॉस नहीं होते फूड से, ये बने रहते हैं, रिटेन रहते हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है हीटिंग करने पर भी। वेयरएज हीट अनस्टेबल वाइटामिन जैसे कि वाइटामिन सी हो गया, वाइटामिन B1, वाइटामिन B9, अगर हम इनको डायरेक्टली हीट पर कुक करते हैं लंबे टाइम के लिए तो क्या होता है कि ये लॉस हो जाते हैं, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इनको हीट अनस्टेबल वाइटामिन कहते हैं, क्योंकि हीट के कांटेक्ट में आने में क्या होते हैं, डायरेक्ट कुकिंग अगर करते हैं फ्लेम पर तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए
ऐसे वाइटामिन्स को जो हीट अनस्टेबल है प्रेफर क्या किया जाता है, जैसे कि बॉइलिंग करना। अब जैसे कि फॉलिक एसिड है, रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये होता है, तो अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लंबे टाइम के लिए डायरेक्ट कुकिंग किया जाएगा ज़्यादा टाइम तक, तो जो फॉलिक एसिड है B9 है वो उसमें लॉस हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा आता है, विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल। तो विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोल भी है, और विटामिन ए ही ऐसा विटामिन है जो सबसे फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन आइडेंटिफाई किया गया था। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल नहीं, फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन ए आइडेंटिफाई किया गया था 1913 में। नाउ सबसे पहले लीवर, क्योंकि ये क्या है, ये विटामिन्स जो हैं ये लीवर में, एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर रहते हैं। तो ये जो विटामिन ए है ये लीवर के पास कब तक स्टोर रह सकता है, लीवर हैज इनफ कैपेसिटी टू स्टोर विटामिन ए टू मीट नीड्स फॉर 6 to 9 मंथ्स। तो ये कितने मंथ्स तक स्टोर रह सकता है लीवर में, 6 to 9 मंथ्स तक। मीन्स अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे तो लीवर के पास इतना विटामिन ए है, 6 to 9 मंथ्स तक गुजारा चला देगा ये हमारी बॉडी का। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना इन्फेंट को चाहिए होता है, 350 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे। एडल्ट एंड स्कूल एज को कितना चाहिए होता है, 600 माइक्रोग्राम। लैक्टेटिंग वुमेन को 950 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन को 800 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड चाहिए होता है। नाउ फंक्शंस इसके क्या है, तो विटामिन ए का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी विजन में हेल्प करता है, हमारी आइज की हेल्थ के लिए हेल्प करता है। ये आइज में ड्राइनेस नहीं होने देता, आइज को मॉइस्ट रखता है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये विजन को सपोर्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली कौन सा विजन, नाइट विजन। तो जो रात को जो दिखता है वो स्पेशली अगर विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एंड इसका और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है विटामिन ए। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंड विटामिन ई भी। तो विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव भी है, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है, प्लस ये स्किन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं, तो एनिमल सोर्स। देखो जो विटामिन ए एज इट इज इसी फॉर्म में, नेचुरल विटामिन ए की फॉर्म में, वो एनिमल सोर्सेज में ही पाया जाता है। विटामिन ए ओनली फाउंड इन एनिमल सोर्स। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्लांट्स है उसमें ये एज इट इज नहीं प्रेजेंट होता, ये इसकी प्रो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि जो मीट हो गया, मीट लिवर, फिश, एग, मीट, बटर, चीज एटसेट्रा, इसमें एज इट इज विटामिन ए पाया जाता है। और जो इसका रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, फिश है, फिश लिवर ऑयल। और अगर हम फिश की भी बात करते हैं तो फिश की कौन सी स्पीशीज, जो कोड फिश है, जो फैटी फिश होती है कोड फिश, तो कोड फिश का जो लिवर है उसका ऑयल वो सबसे रिच सोर्स है, कोड लिवर ऑयल उसको बोलते हैं। सबसे रिचेस्ट सोर्स है रेटिनोल का, मीन्स विटामिन ए का। नाउ प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सोर्स में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में, एज इट इज नहीं पाया जाता। प्रो विटामिन ए, जिसको हम बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, उस फॉर्म में पाया जाता है। एंड देन जब ये हम कंज्यूम करते हैं प्लांट सोर्स, ये कैरोटीन्स कहाँ पर जाते हैं, लीवर में जाते हैं, वहां पर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। और जो प्लांट सोर्स है उसमें सबसे रिच सोर्स क्या है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच, और जो भी जो रेड कलर के, ऑरेंज कलर के जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे कि कैरेट हो गया, मैंगो, पपाया, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन, डार्क रेड, ऑरेंज, ऐसी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। अब उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो विटामिन ए है वो आइज को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो आइज कैसी हो जाएगी, ड्राई आइज हो जाएंगी। तो ड्राई आइज को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। वैसे हम क्या पढ़ते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, राइट। लेकिन ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, ज़ीरोफ्थैल्मिया का ही आगे फर्दर सिम्टम है। तो इट इंक्लूड्स, सबसे पहले इसमें क्या आता है, नाइट ब्लाइंडनेस आता है, मतलब रात को दिखना कम हो जाता है, स्पेशली रात को। तो ये क्या है, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम है। सिम्टम का मतलब कि ये पेशेंट हमको बताएगा कि ऐसा हो रहा है उसके साथ। देन कंजक्टिवल जीरोसिस। कंजक्टिवल जीरोसिस क्या है, मींस जो कंजक्टिवा है आई का वो ड्राई हो जाएगा। जीरोसिस का मतलब या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस। जीरोसिस मींस ड्राइनेस। तो ये क्या है, फर्स्ट क्लिनिकल साइन है जो कि दिखाई देगा डॉक्टर को ऑन ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद आता है बाइटेड स्पॉट्स।
अब ये वाइटेड स्पॉट्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर वाइट और येलोइश स्पॉट ऑन कंजक्टिवा। तो ये पेशेंट की आई है जिसको विटामिन ए की कमी है, डेफिशिएंसी है, एंड यहाँ पर ये कंजक्टिवा पर क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर सा वाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटेड स्पॉट बोलते हैं। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस मीन्स कॉर्निया क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। केरेटोमेलेशिया, केरेटोमेलेशिया क्या होता है, केरेटोमेलेशिया भी ड्राइनेस ही होती है कॉर्निया की। इसमें जो कॉर्निया हो जाता है वो क्लाउडी हो जाता है, तो क्लाउडीनेस इसमें आती है कॉर्निया में, पूरी आई में क्लाउडीनेस हो जाएगी, धुंधला दिखेगा, ड्राइनेस होगी, साथ में ही सॉफ्टनेस होगी कॉर्निया की। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं, ये ज़ीरोफ्थेल्मिया के ही हैं, मीन्स ड्राई आइज के हैं। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, ओवर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अगर ऊपर बच्चा है तो उसको हम कितने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑफ रेटिनोल पाल्मिटेट ओरली ऑन 2 सक्सेसिव डेज। 2 सक्सेसिव डेज मतलब आज दिया एंड देन कल दिया। तो याद रखना आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट किसको दिए जाते हैं, ओवर 12 मंथ्स। और अगर एज 6 to 12 मंथ्स है, मीन्स 12 मंथ से कम का बच्चा है, 6 मंथ से ऊपर का, तो उसको इसकी हाफ डोज दी जाती है, मीन्स 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली वंस, एक बार दिया जाएगा एंड देन नेक्स्ट डे। और उसके बाद जो थर्ड डोज है वो 2 वीक्स के बाद दी जाएगी। अंडर 6 मंथ्स के अंडर का बच्चा है उसको इसकी भी हाफ दी जाएगी, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को इसकी भी हाफ दी जाती है, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 25,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली दिए जाते हैं फॉर एटलीस्ट 12 वीक्स तक। अब प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए कम दिया जाता है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और विटामिन ए या फिर कोई भी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, फीटस पर इसका असर हो सकता है, फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है जिसको टेरेटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कम डोज दी जाती है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कॉलीकैल्सिफेरोल बोलते हैं। तो विटामिन डी 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी यूज्ड बाय ह्यूमंस। एक होता है कैल्सिफेरोल जिसको D2 बोलते हैं, एंड एक होता है कॉलीकैल्सिफेरोल जिसको विटामिन D3 बोलते हैं। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फेंट्स को ये कितना चाहिए होता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे या फिर 10 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है। चिल्ड्रन को कितना चाहिए होता है, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे या फिर 15 माइक्रोग्राम पर डे। एडल्ट्स को 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ओल्डर एडल्ट्स को जो कि 71 ईयर्स के अबव है उनको 800 IU पर डे और 220 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को कितना चाहिए होता है, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब इसके सोर्स क्या है, तो विटामिन डी का जो सबसे कॉमन सोर्स है वो क्या है, नेचुरल सोर्स, जो कि क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट अगर मिलेगी बॉडी को तो विटामिन डी बनेगा, क्योंकि ये सनलाइट से भी मिलता है इसलिए इसको सनशाइन विटामिन या फिर नेचुरल विटामिन भी बोलते हैं। अब सनलाइट से ये कैसे बनता है, तो हमारी स्किन के अंदर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर होता है बाय एक्सपोजर टू यूवी रेज। जब भी यूवी रेज लगती हैं सनलाइट की, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरोल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए इसको सनशाइन और नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। अब ये हो गया सबसे कॉमन सोर्स सनलाइट। अब जो फूड से मिलता है वो कैसे मिलता है, जो इसका रिचेस्ट सोर्स है एनिमल सोर्स वो क्या है, कोड लिवर ऑयल, अगेन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन डी, मीट में होता है, मीट लिवर में होता है, फैटी फिश में होता है, एग योक में होता है। तो इन सभी जो एनिमल सोर्सेज है इनमें विटामिन डी पाया जाता है। अब यहाँ पर आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर कोई भी जो प्लांट सोर्स है वो नहीं है विटामिन डी के लिए, ओनली एनिमल सोर्स है या फिर सनलाइट है। उसके बाद एनिमल सोर्स में जो मिल्क है वो है, बट अगर कोई वीगन है और वो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करता तो उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या फिर सनलाइट में बैठना ज़रूरी है। अब फंक्शंस इसके क्या हैं, विटामिन डी किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी बोन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, हमारे टीथ की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना हो, उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो बोन हेल्थ के लिए कैसे ज़रूरी है, इंक्रीजेज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब है कि जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये बोन्स में जाकर लगे, वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो, इसको क्या बोलते हैं, बोन मिनरलाइजेशन, ताकि ये बोन में जो अपना फंक्शन है वो प्रॉपर करे और बोन को स्ट्रेंथ और हार्डनिंग प्रोवाइड करे। तो हार्डनिंग ऑफ बोन के लिए ज़रूरी है, सेम विद टिथ।
उसके बाद आता है रिड्यूसर रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स, और ऐसा माना गया कि विटामिन डी कुछ कैंसर्स को भी रिड्यूस करता है, जैसे कि स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उसके रिस्क को भी डिक्रीज करता है। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेज है उसको भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो देखो हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है, तो ये क्या कोज करता है, रिकेट्स कोज करता है। जब बोन्स में विटामिन डी नहीं होगा तो बोन क्या है, स्ट्रेंथन नहीं होंगी, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, हार्ड नहीं रहेगी, सॉफ्ट बोन हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। तो इसलिए इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिकेट्स को प्रिवेंट करता है। तो चिल्ड्रन में अगर होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो गई हैं तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, या फिर एडल्ट रिकेट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले यंग चिल्ड्रन में बात करते हैं, जिनमें जब रिकेट्स हो जाता है डेफिशिएंसी के कारण, तो ये यूजुअली 6 months to 2 years के बच्चों में होता है। अब इसके जो साइंस और सिम्टम्स है वो क्या है, बोन डिफॉर्मिटी, क्योंकि बोन क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, उनमें मिनरलाइजेशन नहीं रहेगी, तो बोन डिफॉर्म हो जाएगी बोन्स। उसके बाद कर्व लेग्स जो है कर्व्ड दिखेंगे, डिफॉर्म्ड पेल्विस डिफॉर्म्ड होगा, और इसमें एक साइन आता है पिजन्स चेस्ट, चिकन ब्रेस्ट, या फिर पैक्टस कैरिनेटस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये है पिजन्स ब्रेस्ट, तो इसमें ये जो स्टर्नम है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होती है, या फिर रिब्स भी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होती हैं। तो स्टर्नम क्या है, प्रोजेक्ट एंटीरियरली ड्यू टू रिकेट्स के कारण ही ऐसा होता है। और मस्कुलर हाइपोटोनिया, जो मसल्स हैं उसमें टोन नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, एंड टेक्नी भी हो सकता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो स्पाज्म में है वो भी हो जाता है इवन सीवियर डेफिशिएंसी में। उसके बाद आता है ओस्टियोमलेशिया, जो कि एडल्ट्स में जिसको रिकेट्स बोलते हैं। अगेन ये भी क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन सॉफ्ट हो गई है। ये ज़्यादा कॉमन किस में है, जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने, सनलाइट में बैठना, सनलाइट एक्सपोजर लेना, और डाइट लेना प्रॉपर। अब सनलाइट एक्सपोजर में भी जैसे डॉक्टर से एडवाइस किया है, यूजुअली क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट एक्सपोजर लेना होता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरोल। टोको का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, एंड फेरोल का मतलब बियर। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है विटामिन ई। और विटामिन ई क्या है, एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ब्यूटी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, स्किन और आई की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। डेली इंटेक इसका कितना होता है, इन्फेंट्स को कितना चाहिए, 4 to 5 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट्स को 15 मिलीग्राम्स पर डे। सोर्सेज इसके क्या है, कहाँ से हमें मिलता है, बटर से मिलता है, एग योक से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में ही होता है, जैसे कि सनफ्लावर और सैफलावर ऑयल में होता है। नट्स और सीड्स में ही होता है, आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, हेजलनट्स, इनमें होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में इसका बहुत स्मॉल अमाउंट पाया जाता है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोऑर्डिनेशन और वॉकिंग डिफिकल्टी हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स, और वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम इसलिए क्योंकि एज एंटीऑक्सीडेंट भी ये वर्क करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन के। अब विटामिन के जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि डिस्कवर हुआ था 1929 में। तो विटामिन के कितने फॉर्म है, विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। विटामिन K1 को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K2 को मीनाक्विनोन बोलते हैं, एंड विटामिन K3 को वेनाडायोन बोलते हैं। इसके 2 मेजर फॉर्म्स कौन से हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2 मेजर फॉर्म्स हैं, फाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन। उसके बाद स्टोर्ड इन लिवर, अगेन लिवर में स्टोर होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, एडल्ट्स को 90 to 120 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है। सोर्सेज इसके क्या है, विटामिन K1 किससे मिलता है, देखो सबसे पहले प्लांट सोर्स से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये रिच होता है। विटामिन K2 एनिमल सोर्स से मिलता है, कौन से है, जैसे कि चीज, बटर, एग योक, चिकन, बीफ, लिवर, जो मीट लिवर होता है, फर्मेंटेड फूड्स में ये पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेड फूड्स में होता है विटामिन K2। सर्टेन बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइन में, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ विटामिन K2 प्रोड्यूस करता है।
लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करें एंटीबायोटिक्स का, अगर एंटीबायोटिक्स काफी टाइम से यूज करें तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया उनको तो किल करते ही हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब देखो विटामिन के आप ऐसे याद रखो, विटामिन के एंड के फॉर क्लोटिंग। वैसे तो सी होता है क्लोटिंग, लेकिन साउंड कैसे करता है, के से। तो विटामिन के किसके लिए जरूरी है, क्लोटिंग के लिए जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो इसके फंक्शंस क्या है, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है, इसलिए इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। अब ये कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर बनने के लिए इसेंशियल है, क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, 9 एंड 10। उसके बाद आता है इसकी डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो इजी ब्रूजिंग देखने को मिलेगी बॉडी में, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और हेमरेज होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइट से, जो डाइट है वो ले सकते हो आप, ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर IM या फिर IV जो है विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। अब जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूबॉर्न क्या होता है, जो न्यूबॉर्न की जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, विटामिन K2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो न्यूबॉर्न का इंटेस्टाइनल फ्लोरा इतना मैच्योर नहीं होता, इसलिए न्यूबॉर्न को विटामिन K की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो न्यूबॉर्न्स आर टिपिकली बोर्न विद वेरी लो लेवल्स ऑफ विटामिन K, उनके पास बहुत कम विटामिन K होता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड प्लेसेंटल ट्रांसफर। सबसे पहले मदर से भी कम ट्रांसफर हुआ है। दूसरी बात, इमेच्योर गट फ्लोरा, क्योंकि जो गट का जो फ्लोरा है वो इमेच्योर है। तो विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है थोड़ी ही देर बाद, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बिल्कुल बर्थ के बाद। फॉर्म विटामिन K1, कौन सी फॉर्म दी जाती है, विटामिन K1 की फॉर्म दी जाती है। डोज इसकी क्या है, सिंगल IM इंजेक्शन दिया जाता है, कितना, 0.5 to 1.0 मिलीग्राम्स का, इन वेस्टिस लेटरलिस मसल ऑफ थाई। वेस्टिस लेटरलिस मसल जो थाई का है बेबी का, वहां पर दिया जाता है। तो आई होप आपको फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।